वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल फॉरेस्ट एग्जाम एकेडमी। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए 100 MCQs। ठीक है, ये हमारा मैराथन पार्ट 2 है, जिसमें हम फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के लिए उसको करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट परमानेंट यूनिट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट जो परमानेंट यूनिट है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो परमानेंट यूनिट होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का होता है कंपार्टमेंट। ओके, कंपार्टमेंट यानी कि ये एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसको इसका यूज इन्वेंट्री के लिए किया जाता है, इन्वेंट्री के लिए या वर्किंग प्लान में होता है इसका यूज। ठीक है, वर्किंग प्लान में होता है इसका यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द फर्स्ट टीक प्लांटेशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। तो जो पहला टीक प्लांटेशन था इंडिया में वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था कहाँ? नीलांबूर में। नीलांबूर कहाँ है? ये है आपका केरला में। ठीक है, ये है केरला में। ओके, और ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1842 में। ओके, 1842 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये एस्टैब्लिश किया गया था HB कॉनोली के द्वारा, HB कॉनोली के द्वारा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है? NTFP स्टैंड्स फॉर। NTFP स्टैंड्स क्या होता है? तो NTFP का मतलब होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, इसको NWFP भी बोलते हैं, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, इसमें NTFP में क्या क्या आ जाते हैं आपके? NTFP में आपके ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जो अदर देन टिम्बर होता है उसको हम NTFP कह रहे हैं। इसमें बैम्बू आ जाएगा। ओके, बैम्बू है आपका, केन है, ठीक है, लैक है, रेजिन्स है, गम्स है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सब हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। 104 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ साइट क्वालिटी। तो साइट क्वालिटी का जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो होता है डोमिनेंट हाइट। ठीक है, अब डोमिनेंट हाइट को क्यों बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है? क्योंकि ये जो होती है स्टैंड डेंसिटी और थीनिंग से कंपैरेटिवली कम प्रभावित होता है। ओके, जो स्टैंड की डेंसिटी होती है या फिर थीनिंग होता है, तो इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए डोमिनेंट हाइट को, तो बहुत ही कम प्रभावित होता है। ओके, और साइट क्वालिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? साइट इंडेक्स का। ठीक है, और साइट इंडेक्स जनरली क्या है? साइट इंडेक्स ही है जो डोमिनेंट ट्रीज की हाइट पर बेस्ड होता है। और साइट इंडेक्स क्या होता है? डोमिनेंट ट्रीज की हाइट पर बेस्ड होता है। इसीलिए जो बेस्ट इंडिकेटर है हम किसको मानते हैं? डोमिनेंट हाइट को। ओके, चलिए 105 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या कह रहा है? एसर्टन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। एसर्टन क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये कह रहा है कि फॉरेस्ट हेल्प करता है सॉइल इरोजन में, तो बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट हेल्प करता है सॉइल इरोजन में, तो ए क्या हो जाएगा? ट्रू है। ठीक है, फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्ट रेनफॉल एंड रूट्स बाइंड द सॉइल। यस, अब सॉइल इरोजन में कैसे करता है कि इंटरसेप्ट करता है रेनफॉल को, और रूट जो होता है सॉइल को बाइंड करके रखता है। इसी वजह से सॉइल क्या होती है? रेन्स के साथ बह नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? सॉइल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 106 क्या कर रहा है कि डाइट्रिक ब्रांडिस इज नोन एज। डाइट्रिक ब्रांडिस तो क्या कहा जाता है? तो पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग वे में था। तो इनको फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। किसको? डाइट्रिक ब्रांडिस को। ठीक है, अब इनके कुछ और भी अचीवमेंट्स थे। इनके क्या क्या अचीवमेंट थे? इन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट को लाया था। ठीक है, साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है उसके कॉन्सेप्ट को लाया था। ये मतलब ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ओके, ये इनके कुछ अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री डील विथ हार्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट वुड। जहां भी ये यूटिलाइजेशन वर्ड आ गया तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन जो है ये वैसा ब्रांच है जो डील करता है किसी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उसके हार्वेस्टिंग से लेके, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके पूरा यूटिलाइजेशन तक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चल रहे हैं। 108 क्या कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज डेलिब्रेट इंटीग्रेशन ऑफ। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? सिंपल सा, ये वर्डिंग पे मत जाइए। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है, इसमें किसका? तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा लैंड यूज सिस्टम है, ठीक है, लैंड यूज सिस्टम जिसमें क्या करते हैं कि ट्रीज को, क्रॉप्स को और एनिमल्स को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता है, इरोजन कंट्रोल होती है, और इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना 2014 में जिसने नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री को वो किया था, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को, एनएपी को अपॉइंट किया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंट्री था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके ये हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो एफआरआई का हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। ए का 1 हो जाएगा, एएफआरआई यानी कि आपका एएफआरआई का मतलब हो जाता है आपका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? जोधपुर में है, तो 2 हो जाएगा। IFGTB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है, ठीक है। और डी का IWST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच प्रोसेस रेफर्स टू द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। कौन सा प्रोसेस रेफर्स करता है वाटर का एंट्री सॉइल में? अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, तो एंट्री जो करता है उसको कहते हैं हम इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे 2-3 टर्म और दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। रन ऑफ क्या होता है? तो रन ऑफ जो होता है वो वाटर फ्लो होता है ऑन सरफेस, ठीक है, सरफेस पे। इनफिल्ट्रेशन यानी कि सॉइल के अंदर जब वाटर जाता है उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन होता है मूवमेंट ऑफ वाटर बिलो द सॉइल, यानी कि नीचे की ओर जब जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परकोलेशन। और सीपेज क्या होता है? सीपेज क्या होता है? बहुत ही स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल और रॉक्स, ठीक है, वाटर थ्रू सॉइल और रॉक, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया का कब फॉर्मुलेट हुआ था? तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो हुई थी इंडिया की फॉर्मुलेट हुई थी वो हुई थी 1894 में, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद फिर आया फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 सेकेंड, और फिर एक आया फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, ओके, 1952 और फिर एक 1988 में आया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनटीएफपी। अभी हमने डिस्कस किया था कि एनटीएफपी क्या होता है, तो लैक एनटीएफपी है तो ये नहीं होगा, रोजिन एनटीएफपी है ये भी नहीं होगा, प्लाईवुड है एनटीएफपी नहीं, प्लाईवुड एनटीएफपी नहीं है तो ये हो जाएगा प्लाईवुड, बैम्बू एनटीएफपी है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो प्लाईवुड इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसमें गम, हनी, मेडिसिनल प्लांट ये सारे आते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। भैया क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील विद ट्री मेजरमेंट, तो यस ट्री का मेजरमेंट से फॉरेस्ट मेंसुरेशन देता है, करेक्ट हो जाएगा। तो इट इंक्लूड्स वॉल्यूम एस्टिमेशन, यस वॉल्यूम एस्टिमेशन में इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स इंक्रीमेंट स्टडीज, यस इंक्रीमेंट से रिलेटेड भी स्टडीज करते हैं, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 डी, ओके, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अंदर और भी पार्ट्स आते हैं किसके साथ फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील करता है, तो ट्री हाइट होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है, ट्री हाइट हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का एस्टिमेशन भी हो जाएगा, वॉल्यूम हालांकि ऑलरेडी दिए हुए ऑप्शन में, ठीक है, यील्ड प्रोडक्शन, ठीक है, यील्ड प्रोडक्शन, ये सारा फॉरेस्ट मेजरमेंट डील करता है। तो अगर ये ऑप्शंस में है तो आप इसको
देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 क्या कर रहा है कि फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो देहरादून में एक फॉरेस्ट स्कूल एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या कब हुई थी उसकी स्थापना? तो फॉरेस्ट जो स्कूल था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1878 में, ओके, 1878 में, ठीक। ये फॉरेस्टर्स की ट्रेनिंग के लिए की गई थी, ठीक है। बाद में ये फॉरेस्ट्री एजुकेशन का एक सेंटर बन गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 115 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट इन इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज, इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे जो स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको कहते हैं बीट, ठीक है। और इसका जो इंचार्ज होता है वो होता है बीट गार्ड, जिसको हम लोग फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं, ओके। देखिए इसका जो कुछ इस तरह से होता है हायरार्की। सबसे पहले आता है सर्कल, सर्कल के बाद आता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के बाद आता है रेंज, और रेंज के बाद आता है बीट, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट होता है सर्कल, सबसे छोटा होता है बीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। 116 क्या बोल रहा है? साइट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, साइट इंडेक्स किसके किसके बीच के रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है। तो साइट इंडेक्स जो है ये एज प्लस डोमिनेंट हाइट, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाइट के ऊपर, तो जिसमें भी हाइट वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही आंसर है। तो एज एंड डोमिनेंट हाइट के बेसिस पे है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। विच फॉरेस्ट टाइप कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्लोबल इंडस्ट्रियल टिम्बर प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा ग्लोबल इंडस्ट्रियल टिम्बर प्रोडक्शन के लिए कौन सा फॉरेस्ट टाइप जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जो कॉनिफर्स फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी ये ट्रॉपिकल नहीं है, मैनग्रोव नहीं है, कॉनिफर्स, यस, कॉनिफर्स जो होते हैं वो क्या है, कॉनिफर फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रियल टिम्बर प्रोडक्शन को, ठीक है। क्योंकि कॉनिफर फॉरेस्ट का और भी नाम आप देख लीजिए क्या है, टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं या बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज है वो है आपका पाइन, ठीक है, स्प्रूस, सिदार, फर, देवदार, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। अब 118 क्या कह रहा है? सर्टन दिया हुआ रीजन दिया हुआ है। सर्टन क्या कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इंप्रूव्स रिसोर्स यूज इफिशियंसी, क्या एग्रो फॉरेस्ट्री रिसोर्स यूज इफिशियंसी को बढ़ावा देता है? तो यस, ये देता है, रिसोर्स यूज इफिशियंसी में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, डिफरेंट कंपोनेंट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एट डिफरेंट लेवल, तो यस, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। इसमें हम लोग सबको यूज करते हैं, इसमें हम ट्रीज को यूज करते हैं, इसमें हम क्रॉप्स को यूज करते हैं, इसमें हम लाइवली स्टॉक को अलग अलग डेप्थ्स और अलग अलग लेवल पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होती है कि इफिशियंसी जो है रिसोर्स यूज की वो बढ़ जाती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 119 क्वेश्चन? द हेड ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन इज, फॉरेस्ट डिवीजन का हेड कौन होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था टेरिटोरियल यूनिट क्या क्या होता है, तो उसमें जो आता है फॉरेस्ट डिवीजन, सर्कल के बाद जो होता है फॉरेस्ट डिवीजन, तो इसका जो हेड होता है डीएफओ होता है, ठीक है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। इसके हेड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसका आप हायरार्की भी देख लीजिए। सबसे पहले आता है पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर आता है सीएफ, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर आता है डीएफओ जिसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, फिर आता है रेंजर, ठीक है, फिर आता है फॉरेस्टर या फिर डिप्टी रेंजर, ठीक है, और तब आता है फॉरेस्ट गार्ड या फिर बीट गार्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 120 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड सब्स्टिट्यूट, वुड का सब्स्टिट्यूट कौन है? देखिए वुड का सब्स्टिट्यूट है बैम्बू, इसीलिए इसको पुअर मैन टिम्बर भी कहा जाता है, पुअर मैन टिम्बर, ठीक है। वुड का ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। इसके यूजेस फर्नीचर में, कंस्ट्रक्शन में, पेपर इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट्स में, फ्लोरिंग के लिए, इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया वाज, तो यहाँ एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया बोलना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया नॉट इंडिया। तो पहला जो इंस्पेक्टर जनरल थे वो थे डाइट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है, 1864 में बने थे ये, और इन्होंने ही इनको भी फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, ये सब नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्टिविटी किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है बायोमास पर हेक्टेयर पर ईयर, ओके, बायोमास पर हेक्टेयर पर ईयर में। देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है, ये जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है एक यूनिट एरिया में एक साल के दौरान जितना भी बायोमास के रूप में व्यक्त किया गया है उसको कहते हैं, ओके। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है टन पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है, टन पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टिम्बर स्पीसीज, इसमें से कौन सा मेजर जो है टिम्बर स्पीसीज है। तो देखिए टीक जो है वो सिंपल सा है आंसर, टीक जो है मेजर टिम्बर स्पीसीज है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, ये टेक्टोना ग्रैंडिस साइंटिफिक नेम इसका, ठीक है। और ये बहुत ही हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। टर्माइट रेसिस्टेंट है, टर्माइट रेसिस्टेंट है, फर्नीचर के लिए काम आता है, किंग ऑफ टिम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तेंदू क्या है, तेंदू एनटीएफपी है, ठीक है, ये टिम्बर में यूज नहीं होता है। महुआ ये भी एनटीएफपी है, टिम्बर में यूज नहीं होता। बैम्बू ये भी एनटीएफपी है, ठीक है, टिम्बर यूज होता है पर उतना ज्यादा मेजर टिम्बर स्पीसीज नहीं है। चलिए 124 में चलते हैं। द जर्नल इंडियन फॉरेस्टर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो इंडियन फॉरेस्टर जर्नल है वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1875 में, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट्री जर्नल है, ठीक है, 1875 में स्टार्ट हुआ था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। 125 क्या कह रहा है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल, जो अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर सॉइल के अंदर जा रहा है उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इनफिल्ट्रेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं कैपिलरी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। अब कैसे ये हेल्प करता है, ग्रेविटी जो है वाटर को नीचे की तरफ खींचती है, और कैपिलरी फोर्स जो है वो वाटर के जो सॉइल पोर्स होते हैं, ठीक है, सॉइल जो पोर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके, कैपिलरी फोर्स। चलिए चलते हैं 126 की तरफ। फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, फॉरेस्ट मेंसुरेशन किस लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन जो है ये मेंस्यूरा करके एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव्ड है, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट का भी आ सकता है कि फॉरेस्ट किस लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, तो फॉरिस, ठीक है, फॉरिस से, ओके। चलिए चलते हैं 127 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट कौन सा है इसमें से, तो अभी हमने देखा था कि एग्रो फॉरेस्ट्री में हम ट्रीज को भी लेते हैं, क्रॉप्स को भी लेते हैं, पास्चर को भी लेते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। पास्चर यानी कि जो एनिमल्स के होते हैं ना, क्रॉप्स एनिमल्स के फीडिंग के लिए ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एग्रो फॉरेस्ट्री में अलग अलग टाइप्स हैं। अगर ट्रीज प्लस क्रॉप्स को ले रहे हैं तो उसको एग्रीसिल्वी कहते हैं, एग्रीसिल्वी, ठीक है। अगर ट्रीज प्लस पास्चर को ले रहे हैं तो उसको हम लोग सिल्वी पास्चर कहते हैं, सिल्वी पास्चर कहते हैं। अगर हम ट्रीज को, क्रॉप्स को प्लस एनिमल्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एग्रो सिल्वो पास्चोरल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। 128 क्या कह रहा है कि पीरियोडिक ब्लॉक क्या है, तो पीरियोडिक ब्लॉक जो है वो एक रीजनरेशन यूनिट होता है, ठीक है। पीरियोडिक ब्लॉक जो होता है वो एक रीजनरेशन यूनिट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान रीजनरेशन की एक्टिविटीज करवाई जाती है। ये सस्टेन्ड यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई फॉरेस्ट पैच है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पीरियोडिक ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। तो एक टाइम पे इस पर्टिकुलर पीरियोडिक ब्लॉक में अगर कोई सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन चलेगा तो ये तीनों क्या रहेंगे, इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इसमें चलेगा, फिर इसमें चलेगा, फिर इसमें चलेगा। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि जब इसमें इस लास्ट वाले पीरियोडिक ब्लॉक्स में अगर हम
सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला पीरियोडिक ब्लॉक है इसमें ऑलरेडी रीजनरेशन स्टार्ट रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको रीजनरेशन यूनिट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से कौन सा एसोसिएटेड है? तो फॉरेस्ट कार्बन, देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जितने भी CO2 हैं उसको एब्जॉर्ब करके बायोमास के फॉर्म में सॉइल में या ट्रीज में स्टोर करना, ठीक है, उसको कहते हैं फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, तो फॉरेस्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन का सिंक होता है, ठीक है, फॉरेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है, ठीक है, कार्बन सिंक है। और तो इसमें से कौन सा एसोसिएटेड रहेगा? तो कार्बन जो स्टोरेज है वो है, क्योंकि फॉरेस्ट ही है जो क्या कर रहा है, कार्बन को स्टोर करके रख रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। 130 क्या है? इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं NTFPs के और फिर उसके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं कि कौन से स्पीसीज से इसको मिलता है। एक्चुअली लैक इंसेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए जो लैक इंसेक्ट होता है उसको केरियालेक्का कहते हैं, ठीक है। तथा जो होता है वो अकेसिया कैटेचिव से निकलता है, रेजिन स्पाइनस किसी भी स्पीसीज से निकलती है, और तेंदू लीफ जो होता है डायोस्पैरस मेलोनोजाइलम, जिसको बीड़ी पत्ती भी बोलते हैं, ठीक है, बीड़ी पत्ती भी बोलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, तो A इज द राइट आंसर। चलिए ठीक, 131 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑपरेशन रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। सीडलिंग और सैपलिंग्स में कौन सा टर्निंग ऑपरेशन है जो कंपटीशन को रिमूव करता है? तो इसका सीधा आंसर है क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या करते हैं कि जो अनवांटेड वेजिटेशन होता है, ठीक है, अनवांटेड वेजिटेशन और इंफीरियर सीडलिंग्स, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे सीडलिंग्स और सैपलिंग्स जो है उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके, ठीक है, तब तो वो ग्रो करेंगे। ओके, ये अर्ली स्टेज टेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है, अर्ली स्टेज टेंडिंग ऑपरेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। 132 क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्शन जनरली अकाउंट्स फॉर। तो जो फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्शन जनरली अकाउंट्स फॉर, तो क्या होता है कि फॉरेस्ट कैनोपी रेनफॉल का लगभग 15 से 30% जो हिस्सा होता है उसको इंटरसेप्ट कर लेती है, जो बाद में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 30%। ओके, डेंस फॉरेस्ट में जो इंटरसेप्शन है वो और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। 133 क्या कर रहा है कि विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5F कॉन्सेप्ट। 5F का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए जो 5F कॉन्सेप्ट है उसमें 5F जो कॉन्सेप्ट है उसमें आता है फूड, फॉडर, ठीक है, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर, ठीक, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर। तो इसमें फ्यूल है तो ये नहीं होगा, फाइबर भी नहीं होगा, फॉडर भी नहीं होगा, तो डी फर्नीचर। फर्नीचर जो है ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है 5F का, ठीक। चलिए 134 क्या कह रहा है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1864 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डाइजेस्ट ब्रांडिस की तरफ, इसीलिए उनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि विच फॉरेस्ट इकोसिस्टम जनरली कंटेन्स द हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करेगा? ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, रिवर है, फॉरेस्ट है। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट पे क्या होते हैं, लीफ लीटर होते हैं, ठीक है, लीफ लीटर, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है। डेडवुड होता है, ठीक है, डेडवुड होता है, रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक टाइम के बाद रॉट होने के बाद क्या होता है, सॉइल से मिल जाते हैं, इनमें ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छा ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनका क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी इनमें ज्यादा होता है। चलिए 136 की तरफ चलते हैं। 136 क्या कह रहा है, सर्टन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि हाइट ग्रोथ इज प्रीफर्ड फॉर असेसिंग साइट क्वालिटी। देखा था कि साइट क्वालिटी के लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस
A is true, assertion is true, height growth is less affected by stand density। ये भी मैंने बताया कि stand density जो होती है उसके कारण हाइट ग्रोथ जो होता है बहुत कम ही इफेक्ट होता है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, 37 की तरफ चलते हैं। 137 क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड एट ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट पे किसको मेजर करते हैं? तो हम जनरली डायमीटर को ब्रेस्ट हाइट पे मेजर करते हैं। ओके, और ये ब्रेस्ट हाइट का जो स्टैंडर्ड जो ब्रेस्ट हाइट होती है उसको क्या लेते हैं? 1.37 मीटर, ठीक है, यानी कि 4.5 फीट, ठीक है, एबव ग्राउंड, एबव ग्राउंड, ठीक। चलिए 138 की तरफ चलते। क्या बोल रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ FRI इज लोकेटेड एट। FRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो FRI का हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर मैच द फॉलोइंग में इसको किया है। और FRI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? FRI एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1906 में, ठीक है। ये इंडिया का बहुत ही प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, 139 की तरफ चलते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो अभी हमने देखा था सिल्वी पास्चर भी, एग्री सिल्वी पास्चर भी है। इसमें सिल्वी पास्चर यानी कि ट्रीज के साथ पास्चर लैंड, ट्री प्लस पास्चर। एग्री सिल्वी यानी कि एग्रीकल्चर के साथ ट्रीज, ठीक है। और इसमें एग्री सिल्वी पास्चर तीनों को लेते हैं, ट्री, क्रॉप प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल्स। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए 140 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट जनरली रिड्यूसेस। फॉरेस्ट किसको रिड्यूस करता है? तो फॉरेस्ट रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन अभी हमने देखा कुछ और है, ह्यूमिडिटी अलग चीज है। विंड वेलोसिटी, यस, फॉरेस्ट जो होता है विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। ये एक तरह से नेचुरल विंड ब्रेक की काम करते हैं, नेचुरल विंड ब्रेक का काम करते हैं, ठीक है, जिसके कारण विंड की स्पीड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं, ठीक। 141 विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हमने पहले भी करा है। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिश करता है? तो ये क्या है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। FSI हर 2 साल पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर देहरादून में है। एवरी 2 ईयर हेडक्वार्टर इसका भी देहरादून में है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक। 142 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पोररी फेलिंग यूनिट। टेम्पोररी फेलिंग यूनिट किसको कहा जाता है? तो टेम्पोररी जो फेलिंग यूनिट होती है वो होता है, ठीक है, कूप जो होता है वो क्या है? टेम्पोररी है। और कंपार्टमेंट जो है परमानेंट है। परमानेंट ये है टेम्पोररी, ओके। चलिए 143 की तरफ चलते हैं। 143 क्या कर रहा है कि द फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन इन नॉर्थ बंगाल वाज रेज्ड इन। नॉर्थ बंगाल में जो सबसे पहला टोंगिया प्लांटेशन हुआ था वो कब रेज्ड किया गया था? तो 1896 में सबसे पहले रेज किया गया था इसको, ठीक है। और इसका जो टोंगिया का ओरिजिन है वो कहाँ है? आपका म्यांमार, बर्मा में इसका ओरिजिन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ NTFP। NTFP का कौन सा एग्जांपल है? तो अभी फिर इसको पहले हमने अभी जस्ट किया है, बस उसमें ऑप्शंस अलग थे, ठीक है। तो टिम्बर जो है नहीं है, क्योंकि टिम्बर हम फॉरेस्ट से लेते हैं। प्लाईवुड भी नहीं होगा। मेडिसिनल प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ NTFP। विनियर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। 145 क्या कर रहा है कि एर्गोनॉमिक्स डील विथ। एर्गोनॉमिक्स किससे डील करता है? देखिए एर्गोनॉमिक क्या है कि इसका जो डील करता है वो करता है वर्क एंड वर्कर्स से, ठीक है। ये वर्क और वर्कर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके साथ डील करता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है? वर्कर सेफ्टी, कंफर्ट, एफिशिएंसी, ठीक है, ये सारे हैं, ओके। क्योंकि फॉरेस्ट्री जब ऑपरेशंस करते हैं स्पेशली फॉरेस्ट में लॉगिंग वगैरह के लिए, तो ये सेफ्टी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हायरकी। इसमें हायरकी दिया हुआ है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अभी हमने किया था कि सबसे पहले जो आता है वो आता है सर्कल, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है रेंज, फिर आता है बीट। तो ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जो सर्कल होता है, सर्कल का इंचार्ज होता है आपका DF, ठीक है। डिवीजन का इंचार्ज होता है DFO, रेंज का इंचार्ज होता है रेंज ऑफिसर, और बीट का इंचार्ज होता है बीट गार्ड, ठीक।
चलिए 147 की तरफ चलते हैं। 147 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टीक प्लांटेशन एस्टेब्लिश्ड एट नीलांबूर वाज, जो नीलांबूर में पहला टीक प्लांटेशन है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये बताया मैंने कि 1842 में सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? H.V. कॉनोली ने एस्टेब्लिश किया था। ओके, और नीलांबूर में ही वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लॉट है टीक का, ओल्डेस्ट टीक प्लॉट, जिसको कॉनोली प्लॉट भी कहते हैं। ठीक, कॉनोली प्लॉट भी कहते हैं। चलिए 148 की तरफ चलते हैं। 148 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज? ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये परकोलेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि परकोलेशन क्या होता है कि डाउनवर्ड द सॉइल के डाउनवर्ड्स में जो वाटर मूव करता है उसको परकोलेशन कहते हैं। तो सॉइल के डाउनवर्ड्स में मूव होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं। 149 क्या कह रहा है कि विच फॉरेस्ट पॉलिसी एम्फसाइज्ड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ओवर रेवेन्यू जनरेशन? कौन सा फॉरेस्ट पॉलिसी है जिनका जो फोकस था वो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी था, ना कि रेवेन्यू जनरेशन? तो जो हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ही था। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट जो कंजर्वेशन है उसको प्रायोरिटी दिया जा सके। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। 150 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कि एनटीएफपी सपोर्ट्स रूरल लाइवलीहुड। यस, रूरल लाइवलीहुड का सपोर्ट करता है। बैम्बू इज जनरली कंसीडर्ड एट एनटीएफपी। यस, बैम्बू भी कंसीडर्ड है एनटीएफपी में। एनटीएफपी एक्सक्लूड टिम्बर। यस, टिम्बर एनटीएफपी में नहीं आते हैं। तो 1, 2 एंड 3 ऑल। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। क्या कह रहा है 151 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट ट्रीज? कौन सा इसमें से फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है इंसेक्ट से मिलता है? तो देखिए जो रोजिन है वो डायरेक्ट ट्री से मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। लैक, यस, लैक जो है ये इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, और इस इंसेक्ट का नाम है केरिया लक्का, केरिया लका। ओके, या लैक इंसेक्ट कह सकते हैं। ये क्या होता है कि जो होस्ट ट्री प्लांट होते हैं उनपे ये लैक को प्रोड्यूस करता है ये इंसेक्ट। और कौन कौन से होस्ट ट्री प्लांट होते हैं? वो होते हैं आपके कुसुम, पलास, बेर, ये सारे क्या हैं? इसके होस्ट ट्री प्लांट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ चलते हैं। 152 क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज? कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है जो फॉरेस्ट एरिया को मेजर करने के लिए इंडिया में यूज होता है? तो ये हेक्टेयर है। हेक्टेयर को हम लोग इंडिया में यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाता है 1 हेक्टेयर में। ओके, और 1 किलोमीटर में हो जाता है आपका 100 हेक्टेयर। ठीक है, 100 हेक्टेयर। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। 153 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसको कंसीडर करना है? तो पहला क्या बोल रहा है? दे रिड्यूस विंड वेलोसिटी। यस, ये विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं। दूसरा क्या है? दे हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। यस, सॉइल मॉइस्चर को भी कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, दे इंक्रीज विंड इरोजन। नो, ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलते हैं। 154 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैटेच्यू, यानी कि कत्था। कत्था के लिए कौन सा ट्री स्पीसीज फेमस है? तो कैटेच्यू, यानी कि पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ये अकेशिया की स्पीसीज है, अकेशिया कैटेच्यू। इसको खैर भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमको मिलता है कत्था। ओके, चलिए नेक्स्ट 155 क्या कर रहा है कि टर्म ग्रोइंग स्टॉक रेफर्स टू। ग्रोइंग स्टॉक जो है वो किस चीज को रेफर्स करता है? क्या क्या ऑप्शन है? नंबर ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी, नर्सरी से कोई लेना देना नहीं है ग्रोइंग स्टॉक्स को। टोटल वॉल्यूम ऑफ लिविंग ट्री इन ए फॉरेस्ट। यस, बी इज द राइट आंसर, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिविंग ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक मतलब जितने भी टोटल वॉल्यूम है, बायोमास है जो एक फॉरेस्ट में है, उसको हम मानते हैं। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है ग्रोइंग स्टॉक की वो क्या होती है? क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, क्यूबिक मीटर। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलते हैं। 156 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर रेजिन यील्डिंग स्पीसीज इन इंडिया। कौन सा सबसे मेजर रेजिन यील्डिंग स्पीसीज है? तो मैंने पहले ही बताया कि जो रेजिन है वो कॉनिफर से मिलता है, तो इसमें जो भी कॉनिफर्स होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पाइनस रॉक्सबर्ग जो है कॉनिफर्स है, ठीक है, पाइन, इससे रेजिन मिलता है। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ब्रॉड लीफ है, मेलाइना आर्बोरिया ब्रॉड लीफ है, यूकेलिप्टस टेरिटोकॉर्निस ब्रॉड लीफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट लिटर इंप्रूव इनफिल्ट्रेशन, और रीजन दिया हुआ है कि लिटर रिड्यूसेस सॉइल कंपैक्शन एंड सॉइल सरफेस सीलिंग। तो देखिए क्या होता है कि जो फॉरेस्ट लिटर होते हैं ना सॉइल पे, वो क्या करती है कि वो एक कंपैक्शन की तरह काम करती है। जैसे ग्राउंड वाटर जो होते हैं या जो सरफेस वाटर होते हैं, तो जब रन ऑफ होता है तो ये जो फॉरेस्ट लिटर होते हैं वो रन ऑफ को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ही रन ऑफ को रिड्यूस करते हैं तो वाटर एक जगह पे क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है फॉरेस्ट फ्लोर पे, ठीक है। जब जैसी वाटर एक्यूमुलेट होगा एक जगह फॉरेस्ट फ्लोर पे, तो क्या होगा? जो वाटर है सॉइल में ऑटोमेटिक इन्फिल्ट्रेट करेंगे। तो यस, इन्फिल्ट्रेशन में फॉरेस्ट लिटर इंप्रूव करते हैं और सरफेस सीलिंग में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विच वन among the following is fast growing exotic plantation species widely used in India। कौन सा exotic plantation species है जो widely इंडिया में यूज होता है और वो फास्ट ग्रोइंग है? तो देखिए exotic species क्या होती है पहले ये जान लीजिए। exotic species को ही हम alien species भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सी भी स्पीसीज जिसको दूसरे कंट्री से अदर कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोई भी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया के लिए वो पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सोटिक होगी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा राइट आंसर है वो है फास्ट ग्रोइंग यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये ऑस्ट्रेलिया की स्पीसीज है। इसको मास लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे पल्प इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ओके, तो यूकेलिप्टस टेरिटोकॉर्निस इज द राइट आंसर, ठीक है। 159 क्या कह रहा है कि टर्म रोटेशन इन फॉरेस्ट्री रेफर्स टू। फॉरेस्ट्री में रोटेशन का मतलब क्या होता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक एज एट फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, जब क्रॉप को फाइनल हार्वेस्टिंग की जाती है उस एज को हम क्या कहते हैं? रोटेशन एज कहते हैं, ठीक है। ओके, मतलब रीजनरेशन से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग के पीरियड को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें बायोलॉजिकल रोटेशन हो जाता है, बायोलॉजिकल रोटेशन हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल रोटेशन है, फाइनेंशियल रोटेशन है, टेक्निकल रोटेशन है, सिल्वीकल्चरल रोटेशन है। ओके, नंबर 160 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, स्पीसीज के नाम दिए हुए हैं, उसके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, मैच करना है। तो ए टेक्टोना, टीक का साइंटिफिक नेम टीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस। बी साल का सोरिया रोबुस्टा, बी, ठीक है। सी सीसम का डलवर्जिया सिसु, सी का 3, और डी देवदार का सेड्रस देवदारा, डी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो वर्किंग प्लान जो है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है आपका फॉरेस्ट रिक्रिएशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, बी, बी इज द राइट आंसर। फॉर किसी भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का उसका सस्टेनेबल वे में मैनेज करना, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वर्किंग प्लान का। वाइल्ड लाइफ सेंसस ये भी नहीं है, टिम्बर एक्सपोर्ट ये भी नहीं है। ओके, तो 162 की तरफ चलते हैं। 162 क्या कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग डेड, डिजीज्ड एंड मालफॉर्म्ड ट्रीज फ्रॉम यंग क्रॉप इज नोन एज, ठीक है। यंग क्रॉप जो होते हैं उसमें से हम अगर डेड, डिजीज और मालफॉर्म ट्रीज को रिमूव कर दे तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्लीनिंग प्रोसेस। ये अर्ली स्टेज टेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। अर्ली स्टेज टेंडिंग ऑपरेशन है, ओके, अर्ली स्टेज टेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? यंग स्टेज में ही क्रॉप को रिमूव करते हैं ताकि कंपटीशन कम हो और जो हेल्दी ट्रीज है, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको कंपटीशन कम मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। 163 की तरफ चलते हैं। 163 क्या कर रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉनिफेरस स्पीसीज। बहुत ही सिंपल है, ये हमने पहले भी किया है कि कौन सा इसमें कॉनिफेरस स्पीसीज है। तो सोरिया रोबुस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, डलवर्जिया सिसु, ये तीनों ही क्या है? आपके ब्रॉड लीफ स्पीसीज है। कॉनिफेरस क्या हो जाएगा? पाइनस रॉक्सबर्ग। ओके, कॉनिफेरस। इसके जगह पे आपको सेड्रस देवदारा भी दिया जा सकता है, देवदार जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके जगह पे
क्या बोलते हैं, पाइनस स्मिथियाना, ठीक है, ये पीसीआई स्मिथियाना भी दिया जा सकता है। तो ये सारे स्पीसीज दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 164 की तरफ चलते हैं। 164 क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट मेनली थ्रू, फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इवेपोट्रांसपायरेशन, यस, इससे भी करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इससे भी करते हैं, विंड रेगुलेशन इससे भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, ओके, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब इसमें देख लीजिए कि इवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है, इससे क्या होता है, रेनफॉल साइकिल जो होती है वो रेगुलेट होती है, रेनफॉल साइकिल रेगुलेट होती है, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एटमॉस्फेरिक जो CO2 होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन को स्टोर करते हैं ये। विंड रेगुलेशन, जो लोकल क्लाइमेट या फिर माइक्रो क्लाइमेट कह लीजिए, माइक्रो क्लाइमेट, उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हेल्प करते हैं। चलिए 165 की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स फॉर एज डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज, जो ट्री में रिंग्स बने हुए होते हैं जिससे हम एज की डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का या ट्री का, इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ओके। तो सी इज द राइट आंसर। देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है ट्री रिंग्स का स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पास्ट जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रीज का एज निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री, एंड क्रोनोस, क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। चलिए 166 की तरफ चलते हैं। 166 क्या कह रहा है, 166 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर बीड़ी मैन्युफैक्चर। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि बीड़ी पत्ती किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो बीड़ी पत्ती होता है वो तेंदुलीप से निकलता है, डायोस्पायरस मेलेनोजाइलम, ये एक NTFP है, ठीक है। जाइलॉन ये एक NTFP है, ओके। और ये ट्राइबल जो है, ट्राइबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। और छत्तीसगढ़, CG एंड MP आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इसके, ओके, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, बड़ी पत्ती यानी कि तेंदुलीफ के। चलिए 167 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1 कि एग्रोफॉरेस्ट्री हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यस, एग्रोफॉरेस्ट्री कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाती है, हेल्प करती है। एग्रोफॉरेस्ट्री रिड्यूसेस रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, यस, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसमें हम ट्रीज भी लेते हैं, इसमें हम क्रॉप्स भी लेते हैं, इसमें हम एनिमल्स भी लेते हैं, ओके। तो इसके कारण हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो रिस्क कम हो जाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री ऑलवेज रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, नो, क्रॉप यील्ड को उल्टा इंक्रीज करता है ये, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1 and 2 ओनली, ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए 168 की तरफ चलते हैं। 168 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज अडेप्टेड टू रीजन्स विथ एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जहां पे एनुअल रेनफॉल अगर 75 सेंटीमीटर से कम है फिर भी उसमें अडेप्टेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। देखिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन हाई रेनफॉल, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ भी अच्छी खासी रेन की जरूरत पड़ेगी, ऑल्दो दिस इज डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। थॉर्न फॉरेस्ट, ओके, थॉर्न फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। लिटोरल एंड स्वाम्प, तो इसमें भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, ओके, तो थॉर्न इज द राइट आंसर। अब ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज है, जो कॉमन स्पीसीज है, वो हमेशा क्या होगी, थॉर्नी स्पीसीज होगी। तो अकेसिया की बहुत सारी स्पीसीज है, ठीक है, अकेसिया स्पीसीज। अब इसमें अकेसिया में बहुत सारे जाते हैं, अकेसिया में नीलोटिका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अकेसिया का टेच्यू आ जाता है आपका, मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे थॉर्नी अकेसिया की स्पीसीज जो है वो आ जाती है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्न फॉरेस्ट का स्पीसीज है जो हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, गुजरात राजस्थान में ये स्पीसीज होती है, और इसको हम कहते हैं खेजरी ट्री। खेजरी ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उस पर्टिकुलर वेस्टर्न रीजन में, ओके।
इसको हम खेजड़ी ट्री का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरिया, सिनेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 169 की तरफ। 169 कर रहा है कि द एनुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप इज कॉल्ड एज। अगर एनुअल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीमेंट, सिम बहुत ही इजी आंसर है, हर जगह इंक्रीमेंट यूज करता है, इवन इन द सैलरी भी होती है तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। अब इंक्रीमेंट दो तरह का होता है, एक होता है CAI जिसको करेंट एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, करेंट, और एक होता है MAI, ठीक है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक। चलिए 170 की तरफ चलते हैं। 170 क्या कह रहा है कि विच वन among the following organization is responsible for national level forest cover assessment in India। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ था क्वेश्चन को। तो ये FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एवरी 2 ईयर, ओके। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1981 में, ठीक है, ओके। ये क्या, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है? ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। 171 क्या कह रहा है कि द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आंसर है मीन। मीन जो होती है किसी भी डेटाबेस का एवरेज होता है, ठीक है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? मीन इक्वल टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n, जिसमें x क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। 172 क्या कह रहा है कि विच मेजर रिप्रेजेंट्स दी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटाबेस। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को डेटाबेस में रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, कहलाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, उसको हम मोड कहते हैं, ओके। जैसे मोस्ट डेटा, कोई एक डेटा दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है। तो ये अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो इसमें हमको क्या करना है कि जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, ठीक है, चलिए एक और 4 मान लेते हैं, तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जो है रिपीटेड है उसको हम क्या कहते हैं? मोड। यही पूछ रहा है ये, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है? 4 है यहाँ पे, तो ये 4 है, तो मोड इज द करेक्ट आंसर। चलिए 173 की तरफ चलते हैं। 173 क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है SD जो है वो किस चीज का मेजर है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डिस्पर्सन जो होती है ना, कैसे डेटा जो है स्प्रेड है या कितना ज्यादा वेरी कर रही है, वेरिएबिलिटी कितना है, उसको मेजर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डिस्पर्सन, ओके। ये अगर SD इक्वल टू लो है, मतलब हो जाएगा आपका कि डेटा मीन के पास बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड है, और SD अगर हाई है तो डेटा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ चल रहे हैं। 174 क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? तो इसका स्क्वायर को कहते हैं वेरिएंस। ये देखिए बहुत ही स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो वेरिएंस होता है वो क्या है? जो स्टैंडर्ड स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। तो वेरिएंस इक्वल टू SD का स्क्वायर, ओके। चलिए 175 की तरफ चलते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेरीज बिटवीन। कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट होता है वो किसके किसके बीच में वेरीज करता है? तो देखिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो किसी भी दो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके बीच का रिलेशनशिप के जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन होते हैं उनको डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये -1 to +1 को बताता है। तो B इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर +1 है मतलब परफेक्ट है, ठीक है। अगर -1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, +1 में परफेक्ट नेगेटिव है, और अगर 0 है तो नो रिलेशन है, ठीक है, ओके। चलिए 176 की तरफ चलते हैं। 176 क्या कह रहा है कि विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स के लिए कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो ये है CRD आपका, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, कंप्लीटली
रैंडोमाइज्ड डिजाइन। ओके, ये जो होमोजीनियस एक जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एक जैसे एक्सपेरिमेंट, होमोजीनियस यानी कि एक जैसे एक्सपेरिमेंट, उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, क्यों होता है सुटेबल? क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नर्सरी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ चलते हैं कि इन फॉरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट आरबीडी स्टैंड्स फॉर। आरबीडी फॉरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट में क्या है? तो आरबीडी का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, आरबीडी जो होते हैं इसमें, इस डिजाइन में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उस को ब्लॉक्स के अंदर रैंडमाइज किया जाता है ताकि वेरिएबिलिटी जो होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, चलिए 178 की तरफ चलते हैं। 178 क्या कह रहा है कि विच डिजाइन इज सुटेबल व्हेन वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन वन डायरेक्शन। अगर वेरिएबिलिटी जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो कौन सा डिजाइन जो है वो सुटेबल होगा? तो अभी हमने देखा ऑलरेडी कि जो आरबीडी होता है वो क्या होता है कि ये ब्लॉक्स को जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ब्लॉक्स के अंदर रेंडमाइज किया जाता है वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर वेरिएबिलिटी है फिर से एक डायरेक्शन में तो इसमें भी जो सबसे सुटेबल डिजाइन हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीडी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 179 जो एसर्शन एंड रीजन अगेन दिया हुआ है। एसर्शन क्या कर रहा है कि रेप्लिकेशन इंक्रीज प्रिसीजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो रेप्लिकेशन है क्या वो इंक्रीज कर रहा है? ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन इंक्रीज कर रहा है प्रिसीजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और रीजन दिया हुआ कि इट हेल्प्स एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर। ये हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल एरर को समझने के लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि रेप्लिकेशन से जो एक्सपेरिमेंटल एरर होती है उसको एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट कंपैरिजन ज्यादा क्या होता है, रिलायबल हो जाता है। और ट्रीटमेंट का जो कंपैरिजन है, ट्रीटमेंट का जो कंपैरिजन है वो रिलायबल हो जाता है। ओके, तो यस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए 180 की तरफ चलते हैं। 180 क्या कह रहा है कि एनोवा इज प्राइमरली यूज्ड टू। एनोवा को किसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो जो एनोवा को यूज किया जाता है, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसका मतलब कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का, उसके बीच का सिग्निफिकेंट डिफरेंस को एसेस करने के लिए एनोवा का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेयर ट्रीटमेंट मीन। यानी कि बहुत सारे जो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस को एसेस करते हैं तो कंपेयर करते हैं, तो ट्रीटमेंट मीन्स बी इज द राइट आंसर। अब एनोवा जो है इसको किसने दिया था? इसको आर ए फिशर ने दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हु डिजाइन द टर्म एनोवा? आर ए फिशर। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 181 वी क्या बोल रहा है कि विच इंसेक्ट इज नोन एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ साल फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट का सबसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट कौन है? सा है तो साल का जो सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है वो उसको कहते हैं हम साल हार्टवुड बोरर। हार्टवुड बोरर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है होप्लोसिरेम्बिक्स स्पिनिकॉर्निस यानी कि बी। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। ओके, इसके अगर आउटब्रेक से जो क्या होता है कि सबसे लार्ज स्केल में मोर्टेलिटी होती है साल ट्री की। ठीक है, टिक डिफोलिएटर्स बिलोंग्स टू। जो टिक, अब ये पूछ रहा है कि टिक डिफोलिएटर है क्या है, इसका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो टिक डिफोलिएटर जो होते हैं उसका साइंटिफिक नेम है हाइब्लिया प्यूरिया। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जो है मेजर डिफोलिएटिंग इंसेक्ट्स है टीक का, जो टीक के जो लीव्स होते हैं उस पे अटैक करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीरियस डैमेज इनिशियल स्टेज में टिक को यही देता है। चलिए 183 की तरफ चलते हैं। 183 क्या कर रहा है? विच पेस्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद टिक स्केलेटोनाइजेशन। कौन सा स्पीसीज है जो टिक स्केलेटोनाइजेशन? देखिए अगेन ये टिक स्केलेटोनाइजेशन जो होता है ये लीफ में होती है। ठीक है, टिक के लीफ में होता है। जो लीफ होता है उसके सारे ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, जो फोलिएज होता है उसको कंप्लीटली डैमेज कर देता है टिक स्केलेटोनाइजर। ठीक है, टिक स्केलेटोनाइजर कहते हैं इसको, स्केलेटोनाइजर कहते हैं। ओके, और ये क्या करता है सारे ग्रीन जो टिश्यूज होते हैं उनको
खा लेता है और सिर्फ जो वेन्स बच जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टी स्केलेटोनाइजर, ठीक है। और ये जो इस डैमेज देता है इसको कहते हैं यूटेक्टोना मैचेरालिस, ठीक है, यूटेक्टोना मैचेरालिस। चलिए 184 की तरफ चलते हैं। 184 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एम्स एट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है आईपीएम जो है वो क्या कैसे हेल्प करता है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम कल्चरल भी लेते हैं, बायोलॉजिकल भी लेते हैं, केमिकल भी लेते हैं, सारे पार्ट को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइनिंग बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल मेथड्स। ओके, चलिए 185 की तरफ चलते हैं। 185 क्या कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करने के लिए दे रहा है। अभी हमने पढ़ा साल हार्टवुड बोरर, यानी कि ए का हो जाएगा 1, होप्लोसिरेमिक्स, स्पिनिकॉर्निस, टिक डिफोलिएटर, टिक का जो डिफोलिएटर होता है उसको हम हाइबिलिया प्यूरिया बोलते हैं, बी का 2, ठीक है, टिक स्केलेटोनाइजर यूटेक्टोना मैचेरालिस, सी का 3 एंड टर्माइट ओडोनोटा टर्मिस स्पीसीज, जो टर्माइट्स की बहुत सारी स्पीसीज होती है, ये उनका जीनस है, ठीक है, डी का 4, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 186 की तरफ। 186 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, कौन सा इनमें से फंगल डिजीज है, तो रस्ट, रस्ट जो है ये क्या है, फंगल डिजीज है, ठीक है, रस्ट इज ए फंगल डिजीज। और कॉमन जो फंगल डिजीज होते हैं इसमें सिर्फ रस्ट ही नहीं होता है, रस्ट होता है फंगल डिजीज, ठीक है, उसके बाद विल्ट होता है, उसके बाद ब्लाइट होता है, स्मट होता है, ये सारे जो हैं क्या हैं, फंगल डिजीज हैं। ओके, चलिए 187 की तरफ चलते हैं। 187 क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी डील्स विद, अब पैथोलॉजीज है तो किससे डील करेगा, ये डिजीज से डील करेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है। चलिए 188 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ फॉरेस्ट फायर, कौन सा फॉरेस्ट फायर का काउज नहीं है, यहाँ फिर से ध्यान देखना है, नहीं है, तो लाइटनिंग काउज है फॉरेस्ट फायर का, ह्यूमन नेग्लिजेंस, इससे भी होता है, लोग सिगरेट पी के चले जाते हैं छोड़ देते हैं, नेग्लिजेंस है, लग जाता है, फ्रिक्शन ऑफ ड्राई बैम्बू, समर सीजन में बहुत ज्यादा होता है फायर, इससे नेचुरल रीजनरेशन, नो, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलते 189 की तरफ। 189 क्या कह रहा है कि फायर दैट स्प्रेड थ्रू द क्राउन इस ऑफ द ट्री इज कॉल्ड, ट्री के क्राउन से अगर स्प्रेड हो रहा है फायर तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल है, नाम से रिलेटेड है, क्राउन फायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चलते हैं कि 190 क्या कर रहा है कि द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर इज, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप फॉरेस्ट फायर का कौन सा होता है, तो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है फॉरेस्ट फायर उसको भी हम कहते हैं क्राउन फायर। ओके, क्राउन फायर जो होता है बहुत ही सीवियर होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि ये पूरी कैनोपी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, अदर टाइप ऑफ फायर भी दिए हुए हैं, ये उतने नहीं होते हैं, लेकिन क्राउन फायर जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। 191 में असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या करे कि फॉरेस्ट फायर में इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टेम्पररली, एंड रीजन उसका है कि बर्निंग रिलीज न्यूट्रिएंट लॉक्ड इन ऑर्गेनिक मैटर, तो यस, बर्निंग के बाद जो एस फॉर्म होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स टेम्पररली अवेलेबल हो जाते हैं, तो फॉरेस्ट फायर इंक्रीज कर देता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को कुछ टाइम के लिए। ओके, और बर्निंग जो होता है वही लॉक कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, 192 की तरफ चलते हैं। 192 क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, तो बायोलॉजिकल जो कंट्रोल एजेंट होता है उसमें ये भी नहीं है, कार्बोराइल नहीं है, बॉडीज मिक्सचर नहीं है, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। पैरासिटॉइड वास्प जो है वो क्या है, आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। ये क्या करती है कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, जो उनके लार्वास होते हैं या एग्स होते हैं, ठीक है, वो जो क्या करती है उसके ऊपर डेवलप करके उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, मेनली उनके ऊपर फीड करती है ये, ठीक है, उनके लार्वास और एग्स के ऊपर। अदर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है उसमें आ जाता है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ठीक है, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज या ब्रैकॉन स्पीसीज, ब्रैकॉन स्पीसीज, ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं। चलिए 193 की तरफ चलते हैं। 193 क्या कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट रेंज बिटवीन, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑकरेंस का वो क्या, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी से है, तो ये 0 to 1। ओके, बी इज द राइट आंसर। 0 यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, 1 इक्वल टू सर्टेन इवेंट। चलिए 194 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विच स्टैटिस्टिकल
टेस्ट इज कॉमनली यूज टू कंपेयर टू मीन्स, दो मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कौन सा स्टैटिकल मेजर्स को यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है कि दो ग्रुप्स के मीन के बीच का जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो होता है उसको टेस्ट करता है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, अब टी टेस्ट को किसने डेवलप किया था, तो टी टेस्ट को डेवलप किया था विलियम सीली गॉसेट, विलियम सीली गॉसेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ चलते हैं। 195 क्या कर रहा है कि काई स्क्वायर टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, काई स्क्वायर टेस्ट को किसके लिए यूज करते हैं, तो काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है वो क्या करता है कि कैटेगरिकल जो डेटा होते हैं उनका जो एसोसिएशन है या फिर इंडिपेंडेंस है उसको टेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है ये टेस्टिंग एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं 196 की तरफ। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर है। ठीक है, तो मीन है, सेंट्रल टेंडेंसी का मीन मीडियम मोड होता है, वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, रेंज नहीं है, मिड मीडियम मोड होता है, मीन है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, 197 की तरफ चलते हैं। 197 क्या कह रहा है कि द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन ग्रोइंग स्टॉक इज कॉल्ड एज, अगर ग्रोइंग स्टॉक में एवरेज एनुअल इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट। ये अभी किया है हमने, ये रिपीटेड है, कोई बात नहीं। चलिए 198 में चलते हैं। 198 क्या कर रहा है कि विच रिमोट सेंसिंग रेजोल्यूशन डिटरमाइन पिक्सल साइज, कौन सा रिमोट सेंसिंग का रेजोल्यूशन है जो डिटरमाइन करता है पिक्सल साइज को। ओके, तो जो स्पैटियल रेजोल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है किसी भी रेजोल्यूशन को पिक्सल साइज में। ठीक है, अगर 1 मीटर का रेजोल्यूशन है तो उसको हाई डिटेल होता है, और अगर 30 मीटर रेजोल्यूशन है तो मॉडरेट डिटेल होता है। ठीक है, जनरली जो 30 मीटर होता है इसको हम 1 आर्क सेकेंड कहते हैं। ठीक है, 1 आर्क सेकेंड। 199 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, जीपीएस स्टैंड फॉर, तो जीपीएस का बहुत ही सिंपल आंसर है। जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो लोकेशन, स्पीड और टाइम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और इसको कहते हैं हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसको डेवलप किया है यूएसए ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 200, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंक्लूड फायर प्रोटेक्शन, यस। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंक्लूड्स कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डिजीजेस, यस। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ग्रेजिंग एंड इंक्रोचमेंट, यस। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आज का टोटल 200 एमसीक्यूज, मैराथन 1 एंड मैराथन 2 को मिलाकर 1 एंड 2 कुछ इसी पैटर्न पे यूजी फॉरेस्ट्री नेट में क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अभी और भी मैं जो सब्जेक्ट और टॉपिक और सिलेबस जो दिया हुआ है हमारा यूजीसी फॉरेस्ट्री नेट का, उससे रिलेटेड हर एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यूज लेते आऊँगा। 20 से 25 एमसीक्यू कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक से कवर करूँ ताकि आपका रिवीजन और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 20 से 25 दिन है यूजीसी फॉरेस्ट्री नेट में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने सभी फॉरेस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ उनका भी प्रिपरेशन होता रहे। थैंक यू वेरी मच।